हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप लोगों को होम्योस्टेसिस जैसे खतरनाक टॉपिक तंग करना शुरू हो गए हैं? क्या जो न्यू न्यू टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं होम्योस्टेसिस के अंदर वो आपको तंग करना शुरू हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, किडनी स्टोन्स और पता नहीं क्या 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 ये टॉपिक्स आपको तंग कर रहे हैं? तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि होम्योस्टेसिस से रिलेटेड अब लेक्चर सीरीज आ चुकी है। होम्योस्टेसिस का आज का जो लेक्चर है जो हम लोग डील आउट करने वाले हैं वो है किडनी की ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड। भाई किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर कहां पर पानी रीअब्सॉर्ब होता है, कहां पर सॉल्ट जाते हैं, कौन सा हार्मोनल रोल होता है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। इसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म भी डील आउट कर लेंगे विद एग्जांपल्स, विद एनिमेशन, विद एवरीथिंग एल्स। तो अगर तो आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है तो आज के बाद इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, भाई आपको मिल जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये तमाम चीजों से अभी आपने फिलहाल डरना नहीं है। ये सिर्फ वो टॉपिक्स हैं जो हमें पीएमडीसी ने बताया कि भाई कवर आउट करने हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक्स को देख लेंगे भाई 15.2 से 15.4 के अंदर कौन कौन से टॉपिक थे जो कि हम लोगों ने कवर आउट करने हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के होम्योस्टेसिस के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर की वीडियो देखी हो तो आप लोगों को याद होगा कि किडनी हार्मोनल रोल के अंदर रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन सेक्रेट आउट करती है, और रेनिन का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और इरिथ्रोपोइटिन का काम है आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। भाई दोनों काम याद रखो। रेनिन का क्या काम है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, बीपी मेंटेनेंस। और इरिथ्रोपोइटिन का क्या काम है? आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है किडनी का रोल विटामिन डी3 और फास्फोरस की रीअब्सॉर्प्शन के अंदर। आपने डाइट के अंदर दूध तो पी लिया या विटामिन्स के सप्लीमेंट्स तो ले लिए, बट बोन्स के अंदर रीअब्सॉर्ब या स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब कराना भी इस किडनी का काम है। इसके अलावा पीएच की मेंटेनेंस जो यूरिन की होती है, जो ब्लड की होती है, वो भी इसी किडनी का काम है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आप भूल ही गए, वो है यूरिन प्रोडक्शन। आपकी जान और हमारी यूरिन, ये सारा का सारा बेसिकली किडनी का ही काम है, यूरिन प्रोडक्शन। आज हम लोग यही डिस्कस आउट करेंगे कि आखिर कैसे ये किडनी इतने अच्छे तरीके से हमें यूरिन प्रोड्यूस करके दे देती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहला पार्ट है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को समझना है तो सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। लेकिन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आगे आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। कप शेप, यू शेप का आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। वो स्ट्रक्चर को अपने देखना है और वो स्ट्रक्चर कहलाता है ग्लोमेरुलस। चलो उसे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो ग्लोमेरुलस के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक कैपिलरीज का बंच मिलेगा। उन कैपिलरीज के अंदर बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? जैसे एमडी का सिलेबस आप लोगों को कवर करना होता है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? आप लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हो, यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पता नहीं क्या होगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का भी यही काम है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहले ब्लड आता है फुल प्रेशर में, बीपी बहुत हाई होता है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट से आ रहा होता है। तो जैसे ही हार्ट से ये ब्लड पहुंचता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, हाई प्रेशर होने की वजह से और इतनी छोटी छोटी कैपिलरीज होने की वजह से ये सारा का सारा ब्लड का कंटेंट बाहर फेंक देता है। परमिएबल होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन्स ये थोड़े बड़े होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स और आरबीसीज को छोड़कर तमाम की तमाम चीजें बाहर चली जाती है। ओ भाई बचा गया प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसीज को छोड़ दिया तो भाई आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयंस और पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी प्रोटीन्स, ये तमाम की तमाम बाहर चली जाती हैं और हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का काम खत्म हो जाता है। भाई कहां चली जाती हैं? ब्लड कैपिलरीज का अगर आप बेड देखो तो ये कप शेप ग्लोमेरुलस, ये अंदर कैपिलरीज पड़ी है। तो कैपिलरी से जब ये सारी की सारी चीजें बाहर निकलती हैं तो इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ट्यूब्स के अंदर चली जाती है। कहां पर? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर या ग्लोमेरुलर ट्यूब्स के अंदर या ग्लोमेरुलस के अंदर चली जाती हैं। तो ये था आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इतना छोटा सा। बस चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप, भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। भाई छोटी सी वीडियो, फटाफट सी वीडियो, लेकिन हम लोग फौरन इन टॉपिक्स को कवर आउट कर लेंगे। लेकिन अगेन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए क्या चाहिए? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पिछली बार तो हम लोग ने स्किप कर दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर, अब नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब यकीनन नीड आ चुकी है कि उससे आगे जो ग्लोमेरुलर से आगे वो फ्लूइड जा रहा है वो किधर जा रहा है, ये बात पता करनी है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर के साथ आपको ये जो वेवी लाइन मिल गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आपको एक यू शेप डीप डाउन मिल रहा होगा। तो उस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले,
याद करिए, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि लूप ऑफ हेनले जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये मेड्यूला के अंदर है, जबकि बाकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स के अंदर जाता है। बाकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले कहां पर मौजूद है? ये मेड्यूला के अंदर मौजूद है। लूप ऑफ हेनले के बाद ये दोबारा ऊपर आकर यू शेप स्ट्रक्चर बनाकर आगे से जाता है और बनाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेसिकली प्रॉक्सिमल का मतलब है पहले आने वाला, डिस्टल का मतलब है बाद में आने वाला। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल बाद में आने वाली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बीच में क्या? लूप ऑफ हेनले। ये तमाम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ड्रेन हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, और एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मल्टीपल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ड्रेन आउट होती हैं। मल्टीपल नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। और बस इतना ही सही था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की तरफ। याद करिए, हम लोगों ने तमाम की तमाम चीजें ग्लोमेरुलस के अंदर बाहर फेंक दी थी, अमाइनो एसिड, पोटेशियम, क्लोरीन, तो सब कुछ। अब बॉडी या ब्लड को जिन जिन चीजों की नीड होगी, उस नीड के हिसाब से वो ब्लड के अंदर डालेगी। अगर उसे पानी की नीड है, पानी को डालेगी। अमाइनो एसिड्स की नीड है, अमाइनो एसिड्स को डालेगी। सोडियम की नीड है, सोडियम को डालेगी। पोटेशियम की नीड है, पोटेशियम को डालेगी। स्मॉल प्रोटीन्स की नीड है, स्मॉल प्रोटीन्स को डालेगी। पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट एंड व्हाट्सएवर, कैल्शियम, ऑक्सलेट्स, जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब कुछ बाहर निकाल देगी। लेकिन यूरिया कभी भी नहीं लाएगी, यूरिक एसिड कभी भी नहीं लाएगी, अमोनियम आयंस कभी भी नहीं लाएगी। हाइड्रोजन आयंस को डिपेंड करता है, पीएच ऑफ ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन, अगर तो ब्लड ज्यादा एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयंस बाहर ही जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्लड अल्कलाइन सा लग रहा है किडनी को, तो वो क्या करेगी? हाइड्रोजन आयंस को थोड़ा पुश करके आपके पीएच को मेंटेन आउट कर देगी ऑफ योर ब्लड। ओके, तो पीएच मेंटेनेंस ऑफ किडनी अभी आपने सीख लिया भाई, सही है ना। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का होता है, यानी 60 to 70% काम आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कर देती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम है 60 to 70% सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर देना। उसके अंदर आयंस, वाटर, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, एवरी सिंगल थिंग। ग्लूकोज सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, 100 मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, मैं कहूंगा 100% ये करीब आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद चलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर जो डिसेंडिंग पार्ट है, जो नीचे जा रहा है, जो नीचे डीप डाउन इन मेड्यूला जा रहा है, उसके अंदर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, या वाटर इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से या लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। इसके अंदर जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो होता है ADH, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। अगर दोनों हार्मोन्स का कोई भी नाम आ जाए और वो आपसे पूछे कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन कौन कराता है, तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, दो हार्मोन है बस, ADH और वेसोप्रेसिन, ADH वेसोप्रेसिन, ADH वेसोप्रेसिन, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, नीचे तो आ गए भाई, ऊपर भी तो जाना है। अब वाटर हो गया तो दूसरी क्या चीज बची? आयंस। भाई आयंस की रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? पानी की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। उसके बाद आपके पास आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। भाई कुछ चीजें बच गई हैं या कोई आयंस वायंस बच गए हैं तो वो वहां पर जाते हैं। और ऑफ कोर्स कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी किसी हद तक वाटर और आयंस दोनों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, बट मेजर किसका रोल है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 60 to 70% सब कुछ खत्म, वहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन, अगर कोई यूरिया, यूरिक एसिड भागने की कोशिश करे तो उसे भी तो पकड़ना है। भाई यूरिया, यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन बाय ट्यूब्स में ज्यादा है और कैपिलरीज के अंदर कम है, तो यूरिया, यूरिक एसिड ऐसे भी तो हो सकता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से भागता हुआ डुश करके कैपिलरीज के अंदर चला जाए, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाए। भाई उसकी भी सेक्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और गंदे गंदे टॉक्सिन और ड्रग्स, और अगर आपने कोई गलत सी ड्रग खा लिया बिटर टेस्ट वाली तो उसको भी निकाल देता है। तो टेंशन नहीं लेनी, जहर वहर भी हो तो किडनी पूरी कोशिश कर दिया उसे बाहर निकाल दिया ड्रग्स को। ओके, तो ट्यूबुलर सेक्रेशन के अंदर हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस आउट कर ली। हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, ड्रग्स और क्रिएटाइन आयन वगैरह को ये बाहर फेंकने की कोशिश कर देती है। दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब हम लोग आते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर। एक मैकेनिज्म आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं क्यों। काउंटर करंट, काउंटर ऑपोजिट करंट आयंस मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर मींस ऑपोजिट, करंट मींस आयंस, मैकेनिज्म। तो आप लोगों को नाम से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, बट हम लोग इसको ऑफ कोर्स डिटेल में डिस्कस आउट करेंगे। दो पार्ट्स में इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स, एक होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से रिलेटेड, एक होता है वेजा रेक्टा से रिलेटेड। भाई वेजा रेक्टा तो बताया ही नहीं क्या होता है। भाई ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बताया था ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ये लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो भी आप नाम दो, या कलेक्टिंग डक्ट, इन सारों को मिलाकर क्या कहते हैं?
ग्लोमेरुलर पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, नेफ्रॉन का जो पार्ट है बेसिकली। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा किसको कहते हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनको हम लोग कहते हैं वेजा रेक्टा। जो लाल लाल रंग की आपको नजर आ रही है ना बीच में, ये खून लेकर जा रही है, इनको हम लोग कहते हैं वेजा रेक्टा। इसके बाद आते हैं इसके फर्स्ट मैकेनिज्म के ऊपर, फर्स्ट पार्ट के ऊपर, वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। भाई दूसरे का क्या नाम है, दूसरा आने दो, उस वक्त बताएंगे। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो नेफ्रॉन से रिलेटेड है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का सिर्फ इतना सा काम है कि देखो, जब हम लोग शुरू में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर, अच्छा चलो छोड़ दो, जो आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके अंदर मैंने क्या कहा था, आयंस बाहर निकलते हैं, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो आयंस के बाहर निकलने के लिए इधर एक को ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है, को ट्रांसपोर्टर, या आप कह सकते हो चैनल मौजूद होते हैं। सोडियम चैनल आपने पढ़े होंगे, पोटेशियम चैनल पढ़े होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा। तो इसी तरह यहां पर एक चैनल होता है बेसिकली आयंस के लिए। वो चैनल क्या अलाउ करते हैं, एक सोडियम को बाहर निकालता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर, एक पोटेशियम को बाहर निकालता है, दो पॉजिटिव चार्जेस बाहर हो गए। देखो, एक सोडियम का पॉजिटिव, एक पोटेशियम का पॉजिटिव, कितने हो गए, दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए। फिर करंट को जरा न्यूट्रलाइज करने के लिए दो क्लोरीन में अंदर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो एक सोडियम एक पोटेशियम, दो पॉजिटिव बाहर, दो क्लोरीन को जब इसने बाहर निकाला तो न्यूट्रल सा एनवायरनमेंट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो गया। काउंटर करंट मैकेनिज्म कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही अभी तक। चलो, करंट से रिलेटेड चार आयंस बाहर निकले, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो न्यूट्रलिटी आपके पास मेंटेन होगी। साथ में मैंने आपको बताया था ट्यूबुलर सेक्रेशन के जरिए यूरिया यूरिक एसिड भी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे बाहर सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती जा रही है, सल्यूट ज्यादा होता चला जा रहा है, सल्यूट ज्यादा होता चला जा रहा है। लेकिन सल्यूट का भाई, या कह लो उसका चिपकू दोस्त, वो होता है वाटर। जहां सल्यूट ज्यादा वहां वाटर भी भागता हुआ चला जाता है। ये है ऑस्मोसिस। भाइयों, ऑस्मोसिस नहीं पढ़ा तो बता दो, ऑस्मोसिस के ऊपर भी लेक्चर मिल जाएगा। बाकी सल्यूट जैसे ही ज्यादा हुआ, ऑस्मोसिस के जरिए पानी उसका भाई बाहर निकल आया। जैसी पानी उसका भाई बाहर निकल आया, तो अगर बाहर आप देखो तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से पानी भी बाहर निकल आया। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग हो रही है, पहले एक सोडियम निकला, फिर पोटेशियम निकला, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्लोरीन को भी लेकर आ गए, बाहर यूरिया भी पड़ा हुआ था। अब इनसे वजह से सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो वाटर सा भाई साहब भी बाहर आकर पहुंच गए। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लाई। दिस वॉज ऑल अबाउट काउंटर करंट मल्टीप्लाई। लेकिन अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी दूसरा पार्ट भी रहता है भाईजान। ये तो था ग्लोमेरुलर पार्ट, या इसको आप नेफ्रोनल पार्ट कह सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, काउंटर करंट एक्सचेंज। बड़ा ही आसान पार्ट है, टेंशन नहीं लेने का। देखो, जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा कहां पर, कैपिलरीज के अंदर। वाटर तो हो गया रीअब्सॉर्ब कैपिलरीज के अंदर, बट मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो सॉल्ट्स आ रहे थे, क्या ये सॉल्ट्स जो निकल कर मेड्यूला के अंदर चले गए, क्या ये भी ब्लड के अंदर नहीं जाना चाहेंगे? तो चले तो जाते हैं ब्लड के अंदर, बट यहां पर जो सल्यूट ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से पानी भी बाहर आया था, यहां पर क्या होगा, हाँ सल्यूट आउट हुआ था, हाँ, तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, ब्लड के अंदर भी सल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा। अब पानी तो ब्लड के अंदर जा ही रहा था, पानी कैपिलरीज के अंदर जा ही रहा था, बट बाहर चूंकि सल्यूट ज्यादा था तो सल्यूट भी कैपिलरीज के अंदर जाना शुरू हो गया। आप जरा स्क्रीन के ऊपर देखना, स्क्रीन के ऊपर देखो, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इधर से क्या हुआ, पानी रीअब्सॉर्ब हो गया ब्लड कैपिलरीज के अंदर, बट यहां पर चूंकि आउटसाइड द मेड्यूला, यहां पर सल्यूट कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी। अब सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये सल्यूट कुछ ब्लड के अंदर चला जाता है, ये सल्यूट कुछ ब्लड के अंदर चला जाता है। अगर मैं इसका पॉइंटर ऑप्शन के थ्रू पेन ले लूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये सल्यूट कहां चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो जैसी असेंडिंग वेजर रेक्टा आता है, असेंडिंग वेजर रेक्टा, नॉट लूप ऑफ हेनले, वेजर रेक्टा, जैसी जो ये वेजल्स हैं असेंड करना शुरू हो जाती है। यहां पर अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो यहां पर ये असेंडिंग वेजर रेक्टा, इधर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आयंस को बाहर फेंक दिया जाता है, सल्यूट आउट, सल्यूट आउट, सल्यूट आउट। इसकी वजह से जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बन जाता है। यूरिन क्यों कंसंट्रेटेड बन गया, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और ये जो मजीद आयंस थे ये हम लोगों ने बाहर फेंक दिए। वी आर ट्यूबुलर सेक्रेशन, अगर आपको स्पेसिफिक यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बेसिकली ट्यूबुलर सेक्रेशन ही होती है ज्यादातर। तो आपके पास असेंडिंग वेजर रेक्टा के अंदर जो ये सल्यूट्स थे ये बाहर चले गए, सल्यूट्स बाहर चले गए, लेकिन पानी ब्लड के अंदर ही रहा, क्योंकि पानी की हमें ज्यादा जरूरत होती है, अशीत जरूरत होती है, गर्मी के मौसम है, पसीना वसीना आ रहा होगा, उसके अंदर पानी जाया हो जाता है बेचारे
हमारी बॉडी का, तो उसकी वजह से हमारा जो पानी है वो तो ब्लड के अंदर रहा, लेकिन सल्यूट बाहर फेंक दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी के जरिए, तो हमारा ब्लड तो डाइल्यूट रहा, मगर अफसोस के साथ हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया, जिसकी वजह से हमारा यूरिन ज्यादा एसिडिक भी होता है, ज्यादा कंसंट्रेटेड भी होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन, पीएच मेंटेनेंस बाय द किडनी। आपके 3 टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, फ्रॉम योर न्यू नेशनल एमडी कैट वाला सिलेबस कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलेंगे किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर और थर्मो रेगुलेशन, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक, जो भी टॉपिक्स आएंगे होम्योस्टैसिस से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। आप लोगों का बस इतना काम है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने कितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और अगर ज्यादा नहीं तो बस सब्सक्राइब ही कर लेना, लाइक ही कर लेना, कमेंट ही कर लेना। और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए, कोई एमसीक्यू चाहिए, कोई टेस्ट चाहिए, कोई ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, कोई टाइम लिमिटेड टेस्ट चाहिए, कोई लेक्चर, कोई चीज समझ नहीं आ रही, सब कुछ अवेलेबल है। मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। जो चीज नहीं समझ में आती आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आपका बस इतना काम है, आपने पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। और जब आपका एमबीबीएस का एडमिशन हो जाए तो हमें नहीं भूलना, ठीक है। चलो जी, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।